हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के इस लेक्चर में बात करेंगे स्केल के बारे में। तो जब हम लोग ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट को देख रहे थे वहाँ भी स्केल के बारे में पढ़े थे। यहाँ जनरली हम लोग स्केल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि स्केल को समझने के लिए दो पॉइंट को जानना आपको बहुत ज़रूरी है। पहला आपका हो गया कि स्केल का साइज, और दूसरा क्या हो गया, टाइप। कि स्केल का साइज और टाइप, अगर ये दो पॉइंट आप क्लियर कर लेते हैं तो स्केल आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइज के बारे में कि स्केल का साइज क्या होता है। सबसे पहला है आपका फुल साइज, दूसरा क्या है रिड्यूस साइज, तीसरा क्या है इनलार्ज साइज। तो देखिए जनरली क्या होता है कि जब जो किसी भी कह सकते हैं कि वस्तु का जो एक्चुअल साइज होता है, ठीक है, या कह सकते हैं कि कोई पुर्जा का जो एक्चुअल साइज होता है, कोई पार्ट्स का जो एक्चुअल साइज होता है, जब उसी साइज का हम लोग ड्राइंग बनाते हैं। सपोज मान ले कि कोई लेंथ है 50 mm का, ठीक है, किसी वस्तु का या किसी पुर्जा का लेंथ कितना है 50 mm। जब इसी 50 mm में हम लोग ड्राइंग करें, ठीक है, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, फुल साइज कहलाएगा। जब लेंथ ऑफ कह सकते हैं ड्राइंग, जब लेंथ ऑफ ड्राइंग यदि 50 mm हो और इसका वस्तु का लेंथ भी कितना हो 50 mm, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ड्राइंग दोनों बराबर हो, यानी कह सकते हैं कि यदि 50 mm किसी वस्तु का लंबाई है और 50 mm का ही हम लोग ड्राइंग बना रहे हैं, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, फुल साइज कहलाएगा। ध्यान रखिएगा कि जो स्केल का साइज हम लोग फुल साइज कब बोलेंगे, जब वस्तु की लंबाई ड्राइंग के लंबाई के बराबर हो। कह सकते हैं कि हम लोग जो भी वस्तु का लंबाई एक्चुअल साइज जो भी दिया हुआ रहेगा, कह सकते हैं कि जो भी वस्तु का ओरिजिनल लेंथ होगा और उसी लेंथ का हम लोग ड्राइंग करें, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, फुल साइज कहलाएगा। दूसरा साइज रिड्यूस साइज। आगे हम लिखे हुए हैं तीनों को डिटेल में, ठीक है, पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसको नोट भी कर लेंगे। तो रिड्यूस साइज स्केल कब कहलाएगा, ठीक है। तो रिड्यूस नाम से ही क्लियर है, रिड्यूस मतलब घटाकर, मतलब रिड्यूस मतलब छोटा कर, मतलब यदि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मान लीजिए 100 mm है, ठीक है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 100 mm। अगर हम लोग ड्राइंग कितना mm में इसको दिखाएं, 20 mm में दिखाएं, ठीक है, तो उस केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कि इसको घटाकर ड्राइंग कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, रिड्यूस साइज कहलाएगा। कोई दिक्कत? तो रिड्यूस साइज कब बोलेंगे हम लोग, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उससे कम लेंथ में हम लोग ड्राइंग करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, कभी कभी इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग कह सकते हैं कि जो एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उस लेंथ में हम लोग ड्राइंग नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे स्केलिंग करते हैं, ठीक है, कि हम लोग वहाँ पे रिड्यूस करके जो एक्चुअल लेंथ ऑफ कह सकते हैं ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग उतना mm में ड्राइंग ना करके उससे कम mm में ड्राइंग करते हैं, ताकि आसानी से उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जा सके और समझा जा सके। कभी कभी क्या होता है कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से हम लोग ज़्यादा बड़ा लेके ड्राइंग करते हैं। जैसे हम लोग हैंड वॉच जो पहनते हैं, हैंड वॉच के केस में आप लोग देखे होइएगा कि हैंड वॉच का नट कितना माइन्यूट डायमेंशन का रहता है। अब उसका ड्राइंग करना है आपको, तो हम लोग को क्लियर वे में समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी वस्तु का लेंथ होता है, जो भी कह सकते हैं पार्ट्स का, पुर्जा का जो भी लेंथ होता है, उससे बढ़ा के हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो उस केस में ये इनलार्ज साइज कहलाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि फुल साइज के केस में क्या देखें, जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसी लेंथ में हम लोग ड्राइंग करेंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आगे हम नोट करा देंगे। तो ध्यान रखिएगा कि स्केल में फुल साइज स्केल का हम पहले बोले कि दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला आपका साइज और दूसरा क्या, टाइप। तो हम लोग अभी साइज को देख रहे हैं, तो साइज में हम लोग सबसे पहले क्या बात की है, फुल साइज। कि फुल साइज हम लोग कब बोलेंगे, तो जब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ड्राइंग दोनों समान हो, मतलब जो भी लेंथ होगा ऑब्जेक्ट का उसी लेंथ में हम लोग ड्राइंग करेंगे, तो उस केस में ये क्या कहलाएगा, फुल साइज कहलाएगा। कोई दिक्कत? चलिए दूसरा क्या है, रिड्यूस साइज। तो रिड्यूस साइज किसको बोलेंगे, तो जब लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हो,
लेस देन हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट का, उस केस में क्या बोलेंगे, रिड्यूस साइज बोलेंगे। इसको यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि फुल साइज किसको बोलेंगे, जब लेंथ ऑफ ड्राइंग ये क्या हो, बराबर हो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो उस केस में भी हम लोग क्या बोलेंगे, ये फुल साइज है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि फुल साइज के केस में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है, दोनों बराबर होता है। रिड्यूस साइज किसको बोलेंगे हम लोग, जब लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या हो, लेस देन हो किससे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उस केस में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिड्यूस साइज बोलते हैं। इनलार्ज के केस में हमने क्या देखा कि जब लेंथ ऑफ ड्राइंग क्या होता है, इस केस में ग्रेटर देन होता है किससे, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। किस केस में, इनलार्ज के केस में। तो ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि फुल साइज स्केल क्या कब बोलेंगे, रिड्यूस साइज कब बोलेंगे, इनलार्ज साइज कब बोलेंगे। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। फुल साइज के केस में क्या होगा, जो भी वस्तु का, पुर्जा का, पार्ट्स का जो भी लेंथ होगा उसी लेंथ में हम लोग ड्राइंग करते हैं, तो उस केस में क्या बोलते हैं, फुल साइज। रिड्यूस साइज के केस में क्या होता है, जो भी वस्तु का लंबाई होता है उससे छोटा हम लोग क्या लेते हैं, लेंथ ऑफ ड्राइंग लेते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग जो होता है हमेशा इस केस में लेस देन होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के, तो उस केस में क्या होता है, रिड्यूस साइज। कहीं कहीं देखे हुएगा बहुत बड़े बड़े कह सकते हैं कि स्फेयर का हम लोग को ड्राइंग करना पड़ता है, बहुत बड़े बड़े वस्तु का हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना पड़ता है, तो ड्राइंग शीट का साइज तो लिमिट है, तो उस केस में हम लोग ड्राइंग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ रिड्यूस करके ड्राइंग को बनाते हैं। तो यही केस क्या कहलाता है, रिड्यूस साइज कहलाता है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। लार्ज साइज में हमने क्या देखा कि इस केस में क्या होता है कि लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग बढ़ा लेते हैं। जैसे कहीं कहीं हम लोग देखें, जैसे घड़ी है, घड़ी के पुर्जे, घड़ी के जो भी पार्ट्स हैं कितने माइन्यूट डायमेंशन के बने होते हैं। अब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके समझना है तो क्या इजी है, नहीं है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको बढ़ा करके उसका ड्राइंग बनाते हैं, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं, लार्ज साइज बोलते हैं। लोग इतना बात ध्यान रखिएगा। तो साइज यहाँ से आपका साइज क्लियर हो गया कि स्केल का साइज जो होता है ये 3 साइज होता है, कौन कौन होता है और किस साइज में क्या होता है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग बात करेंगे टाइप के बारे में कि स्केल का ये जो टाइप है, ठीक है, स्केल का ये जो टाइप है, इस टाइप को समझेंगे। तो स्केल जनरली 5 प्रकार के होते हैं। स्केल जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला है आपका प्लेन स्केल। तो प्लेन स्केल के केस में क्या होता है, जिसको हिंदी में प्लेन मापनी भी बोलते हैं। स्केल का हिंदी मापनीय होता है, ठीक है। तो हिंदी के पीछे नहीं जाना है, इसके लिए ध्यान रखना है। तो प्लेन स्केल किसको बोलेंगे, जब कह सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स हो, तो उस केस में उसको प्लेन। जनरली हम लोग यही प्लेन और डायगोनल ये 2 स्केल ही हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी ध्यान रखिएगा। तो हम लोग 5 को समझ लेंगे कि इसमें क्या होता है, फिर नोट भी कर लेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला हम क्या बोले, प्लेन स्केल। प्लेन स्केल में क्या होता है, इसमें 2 यूनिट के बीच रिलेशन होता है। कितने यूनिट के बीच, 2 कह सकते हैं कि इकाई के बीच, 2 इकाई के बीच रिलेशन होता है। 2 इकाई के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है। तो उस केस में क्या बोलेंगे हम लोग, प्लेन स्केल बोलेंगे। इससे हम लोग 2 इस यूनिट को, 2 इकाई को हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स हो तो क्या बोलेंगे, प्लेन स्केल। दूसरा क्या है, डायगोनल स्केल। इसमें क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स होता है। इसमें 3 इकाई के बीच रिलेशन होता है, ठीक है। 3 इकाई में रिलेशन होता है, इसमें 3 इकाई में रिलेशन होता है, 3 इकाई में रिलेशन होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आगे हम नोट करा देंगे, यहाँ सिर्फ समझना है। प्लेन स्केल में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स, और डायगोनल स्केल में क्या होता है, रिलेशन बिटवीन 3 यूनिट्स, मतलब 3 इकाई के बीच रिलेशन होता है। अगला है आपका कंपैरेटिव स्केल। इसमें क्या होता है कि 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच कंपैरिजन होता है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसमें 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच क्या होता है, रिलेशन होता है, यानी कह सकते हैं कि इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं। 2 यूनिट के बीच हमेशा कंपैरिजन होता है, 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच कंपैरिजन होता है, इसीलिए इसको कंपैरेटिव स्केल बोलते हैं। अगला आपका वर्नियर स्केल।
तो वर्नियर स्केल इसका उपयोग जो होता है जो सूक्ष्म माप के लिए या कह सकते हैं कि अल्प माप के लिए जो हम लोग स्केल यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल। और रखिएगा वर्नियर स्केल का उपयोग कहाँ होता है, अल्पतम मान के लिए या सूक्ष्म मान के माप के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं। और इसमें जो होता है 0.01 सेंटीमीटर से लेके या कह सकते हैं कि 0.01 सेंटीमीटर या 0.1 mm तक के माप को आसानी से इस पर क्या किया जा सकता है, मापा जा सकता है। उसके बाद स्केल ऑफ कोट्स, तो ध्यान रखिएगा कि स्केल ऑफ कोट्स ये क्या होता है कि स्केल ऑफ कोट्स ये एंगल के मेजरमेंट के लिए उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना आपको कि स्केल ऑफ कोट्स का उपयोग कहाँ करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए, ये भी बात ध्यान रखिएगा। मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए किसका उपयोग किया जाता है, एंगल ऑफ कोट्स का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना इतना पॉइंट को। तो स्केल को समझने के लिए ये 2 पॉइंट को आपका जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि पहला स्केल का साइज और दूसरा स्केल का टाइप। तो आप समझ चुके होंगे, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, या इसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, जिसका हिंदी होता है निरूपक गुणांक, निरूपक गुणांक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर को क्या बोला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन भी बोला जाता है, मतलब निरूपक भिन्न या निरूपक गुणांक। तो देखिए क्या होता है ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, इसको आरएफ से डिनोट करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे आरएफ से डिनोट किया जाता है, शॉर्ट में इसको हम लोग आरएफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिए। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है 50 फीट का, हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं 50 फीट का, ठीक है, 50 फीट का ऑब्जेक्ट लेते हैं, और एक ऑब्जेक्ट लेते हैं हम लोग 0.01 mm का, ठीक है। अब देखिए 50 फीट का ऑब्जेक्ट का, ये जो हम 50 फीट जो ऑब्जेक्ट लिए हैं ये क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, या कह सकते हैं 0.01 mm जो लिए हैं ये भी क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अब 50 फीट का ड्राइंग करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना ड्राइंग शीट पे पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको रिड्यूस करके हम लोग ड्राइंग करते हैं। तो मान लीजिए कि 2 फीट हम लोग ड्राइंग में दिखा रहे हैं, मान लीजिए कि 2 फीट ड्राइंग में दिखा रहे हैं, तो ये क्या हम लोग लिए, ये हम लोग का क्या हो गया, लेंथ ऑफ ड्राइंग, ये लेंथ ऑफ ड्राइंग हो गया, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग 2 फीट लिए। अब देखिए 0.01 mm है, अब इसका भी हम लोग को ड्राइंग करना, हम लोग कह सकते हैं कि ड्राइंग आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो मान लीजिए इसको हम 10 mm ले लिए या 1 mm ले लिए या 10 mm ले लिए, चलिए 10 mm ले लिए, तो ये भी क्या हो गया, लेंथ ऑफ ड्राइंग। तो यहाँ पे देखिए कोई फैक्टर से इसको गुना करना पड़ेगा, कोई भिन्न से इसको गुना करना पड़ेगा। एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे ले लिए 50 mm, तो 50 mm का ड्राइंग करना पॉसिबल है, तो यहाँ भी रख लिए इसको 50 mm। तो लेंथ ऑफ ड्राइंग यहाँ पे इस केस में क्या लिए, यहाँ पे 3 केस लिए हम लोग, पहला, दूसरा, तीसरा। एक केस में क्या लिए हम लोग, 50 फीट का ऑब्जेक्ट लिए। अब 50 फीट का ऑब्जेक्ट लिए इतने का ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम लोग 2 फीट में दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या किए, रिड्यूस किए, यहाँ पे क्या किए, रिड्यूस किए। दूसरा हम 50 mm लिए, जो कि पॉसिबल है कि 50 mm ऑब्जेक्ट का लेंथ है, वस्तु का लंबाई 50 mm है, तो 50 mm का हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या किए कि ये जो साइज लिए, ये एक्चुअल साइज में कह सकते हैं कि इस केस में क्या किए हम लोग, रिड्यूस किए, इस केस में उसी लंबाई का ड्राइंग बनाए, और इस केस में हम लोग क्या किए, इनलार्ज किए। अभी जो हम लोग स्केल का 3 साइज पढ़े थे ना, उसी तीनों साइज के को हम लोग यहाँ यूज किए। ये पहला केस में क्या हम लोग देखे, रिड्यूस, दूसरा केस क्या हुआ, एक्चुअल, या इसी को फुल बोल सकते हैं, फुल साइज, रिड्यूस साइज। और दूसरा केस तब किसका हो गया, एक्चुअल या फुल साइज का हो गया। और तीसरा हम लोग क्या किए, इनलार्ज किए, इनलार्ज साइज का एग्जांपल ले लिए, ठीक है।
यहाँ से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन जो होता है इसके बारे में हम लोग बहुत 3 को ऑब्जेक्टिव बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए यहाँ पे ऐसे इसका डेफिनेशन भी आगे लिखा दिया है, यहाँ से भी हम लोग समझ लेंगे। तो हम लोग क्या किए कि पहला केस में एक ऑब्जेक्ट जो लिए वो उसका लेंथ कितना था, 50 फीट था। अब 50 फीट का ड्राइंग करना पॉसिबल नहीं है तो हम लोग 2 फीट में उसको दिखा रहे हैं, 2 फीट का कह सकते हैं हम लोग ड्राइंग में ले रहे हैं। दूसरा 50 mm का ऑब्जेक्ट है तो इसको 50 mm में दिखा रहे हैं। तीसरा 0.01 mm का ऑब्जेक्ट का लेंथ है तो इसको 10 mm में दिखा रहे हैं। तो सब में देखिए किसी ना किसी कह सकते हैं कि भिन्न से या गुणांक से कोई फैक्टर से इसको गुना करेंगे तब ये आएगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको 1/25 से गुना कर देंगे 2 फीट आ जाएगा, यहाँ 1 से गुना कर देंगे तो 50 mm आ जाएगा, यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 10 mm आएगा, तो यहाँ पे देखिए 1000 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 mm हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? तो यहाँ जो भी कोफिशिएंट का हम लोग कह सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट से गुना किए या जो भी भिन्न से गुना किए तो 1000/1 लिख सकते हैं, तो भिन्न भी कह सकते हैं, गुणांक भी कह सकते हैं, इसीलिए इसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन बोला जाता है। तो जो भी कोफिशिएंट से हम लोग गुना करते हैं यही कोफिशिएंट क्या होता है, यही भिन्न क्या होता है, आरएफ होता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होता है। तो यहाँ से इसका फार्मूला भी हम लोग बना सकते हैं कि आरएफ बराबर क्या हुआ, तो आरएफ बराबर इधर क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग, तो लेंथ ऑफ ड्राइंग अब बटे क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी ध्यान रखिएगा कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बराबर क्या होता है, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे इसको हम लोग डिफाइंड करके लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सोचना नहीं है। तो मेनली मेरा यहाँ पे 3 जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या जो फ्रैक्शन होता है ये फुल साइज के लिए क्या होता है, तो यानी कह सकते हैं कि आरएफ जो होगा हमेशा 1 के बराबर होगा, किस में होगा, ठीक है, आरएफ जो होगा 1 से छोटा होगा, किस केस में होगा, आरएफ कह सकते हैं 1 से छोटा किस केस में होगा, और आरएफ जो है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 से बड़ा किस केस में होगा। ये तीनों चीज़ आपको ध्यान रखना है, आगे नोट भी करा दिए। तो आरएफ जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर होगा ये 1 के बराबर क्या कब होगा, जब फुल साइज होगा, फुल साइज का स्केल होगा, ठीक है। और आरएफ 1 से छोटा कब होगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से छोटा किस केस में मिला, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 1 से छोटा रिड्यूस साइज के केस में होता है। जब हम लोग रिड्यूस साइज का स्केल लेंगे तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर जो होगा 1 से छोटा मिलेगा। इनलार्ज मतलब 1 से बड़ा कब मिलेगा, इनलार्ज साइज के केस में 1 से बड़ा मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। इनलार्ज साइज के केस में क्या होता है, आरएफ 1 से बड़ा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन था जिसको कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन बोलते हैं, ये आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आगे इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यही रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन को हम लोग डेफिनेशन के तौर पे यहाँ लिख दिए हैं कि ड्राइंग में किसी वस्तु या पुर्जे की लंबाई तथा उस वस्तु या पुर्जे की वास्तविक लंबाई के अनुपात को, अभी देखे थे हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बराबर क्या होता था, लेंथ ऑफ ड्राइंग बटे लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वही बात को यहाँ पे क्या किया हम लोग, लैंग्वेज में लिख दिए कि ड्राइंग में किसी वस्तु या पुर्जे की लंबाई, ठीक है, ड्राइंग में यहाँ पे लिख सकते हैं, ड्राइंग में वस्तु की लंबाई, वस्तु या पुर्जे की लंबाई, या पुर्जे की लंबाई, और क्या किसका अनुपात होता है कि पुर्जे या वस्तु या पुर्जे की वास्तविक लंबाई, वस्तु या पुर्जे की वास्तविक लंबाई, की वास्तविक लंबाई, इसी का अनुपात क्या कहलाता है, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहलाता है। वही बात यहाँ लिखे हुए हैं कि ड्राइंग में किसी वस्तु या पुर्जे की लंबाई, ठीक है, किसी वस्तु या पुर्जे की लंबाई किसमें, ड्राइंग में, तथा वास्तविक लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग, निरूपक भिन्न बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बोलते हैं। इसे आरएफ से दिखाया जाता है, शॉर्ट में इसको आरएफ लिखते हैं। तो इस बात को हम लोग समझ चुके हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए,
आगे जो जो बात अभी समझे उसी को यहाँ लिख दिए। अब देखिए फुल साइज के केस में, इसमें किसी वस्तु या पुर्जे की ड्राइंग की लंबाई उसके वास्तविक लंबाई के बराबर होती है। हमने देखा कि फुल साइज कब बोलते थे, जब वस्तु का जो हम लोग लंबाई होता था उसी साइज में कह सकते हैं हम लोग क्या करते थे, ड्राइंग करते थे। मतलब लेंथ ऑफ ड्राइंग ये बराबर होता था किसके, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के। तो इसी को ना हम लोग फुल साइज, या इसी को ध्यान रखिएगा एक्चुअल साइज भी बोलते हैं, एक्चुअल साइज। तो फुल साइज या एक्चुअल साइज के केस में हमने क्या देखा कि लेंथ ऑफ ड्राइंग इसमें लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, वही बात लिखें। और अभी जस्ट देखें कि इसमें जो आरएफ का मान होता है, ये आरएफ का मान हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। वही बात यहाँ पे लिख दी है लैंग्वेज में, इसमें किसी वस्तु या पुर्जे की ड्राइंग की लंबाई उसके वास्तविक लंबाई के बराबर होती है और इसमें आरएफ का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा रिड्यूस साइज। रिड्यूस साइज में हमने क्या देखा कि इसमें किसी वस्तु या पुर्जे की जो ड्राइंग बनाते हैं हम लोग वास्तविक लंबाई से कम में बनाते हैं और इसमें रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या फ्रैक्शन का मान हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। इसमें कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग जो होता है ये हम लोग लेस देन लेते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के तुलना में, हम लोग क्या करते हैं, छोटा लेके बनाते हैं और इसमें आरएफ का मान जो होता है ये हमेशा 1 से कम होता है। तीसरा देखिए क्या है, इनलार्ज साइज। इसमें हमने क्या देखा था कि जो भी वस्तु का लंबाई होता था उससे बड़ा लेके हम लोग ड्राइंग करते थे, तो वही बात यहाँ लिखे। इसमें किसी वस्तु या पुर्जे की ड्राइंग की लंबाई उसके वास्तविक लंबाई से अधिक होती है और इसमें आरएफ का मान हम लोग को क्या मिला था, 1 से हमेशा बड़ा मिला था। तो इसमें जो हम लोग कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ ड्राइंग लेते हैं ये ग्रेटर देन होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट के तुलना में हम लोग क्या लेते हैं, बड़ा लेके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। और इसमें जो आरएफ का मान होता है ये हमेशा 1 से बड़ा होता है। ये बात यहाँ भी लिख दी है, इसमें आरएफ का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। जो बात अभी हम लोग समझे उस बात को यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज में लिख दिए। अब देखिए आगे यहाँ पे आपको स्केल के बारे में जो बताया कि प्लेन स्केल किसको बोलते हैं। तो प्लेन स्केल में क्या होता था कि रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट होता था। वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इस स्केल का उपयोग 2 इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसमें केवल 2 इकाइयाँ ही पढ़ी जा सकती है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। जो भी कह सकते हैं हम लोग मेन फैक्ट है इसको यहाँ पे नोट कर दिए, हम लोग इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो प्लेन स्केल के केस में क्या होता है, इसमें 2 यूनिट को दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसमें हमेशा 2 ही इकाइयाँ पढ़ी जाती है, ठीक है। डायगोनल के केस में क्या होता है, इसमें 3 यूनिट के बीच रिलेशन रहता है, 3 यूनिट को कह सकते हैं दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं और इसमें 3 इकाइयाँ पढ़ी जाती है, ठीक है। इसमें 3 इकाइयाँ पढ़ी जा सकती है और इसे डायगोनल के विभाजन के सिद्धांत पे बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 3 बात ध्यान रखिएगा। पहला कि इस स्केल का उपयोग 3 इकाइयों को दर्शाने के लिए किया जाता है। दूसरा, इस स्केल में 3 इकाइयाँ पढ़ी जा सकती है। तीसरा, इसे डायगोनल विभाजन के सिद्धांत पे बनाया गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला क्या है आपका, अगला स्केल का जो टाइप, अभी तो 2 टाइप पढ़े, 3 टाइप और होता है। कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव स्केल में हम लोग क्या देखें, 2 सिस्टम ऑफ यूनिट में जब कंपैरिजन करना होता है तो उस केस में हम लोग कंपैरेटिव स्केल का उपयोग करते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। वही बात यहाँ लिखें कि इसका उपयोग एक या एक से अधिक पद्धति के इकाइयों के बीच तुलना प्रदर्शित करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसको प्रदर्शित करने के लिए, तुलना प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कंपैरेटिव स्केल का काम हम लोग उपयोग करते हैं 2 सिस्टम ऑफ यूनिट के बीच तुलना प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। अगला क्या है, वर्नियर स्केल। तो बताएं वर्नियर स्केल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, तो जो अल्पतम या सूक्ष्म माप को अत्यधिक कह सकते हैं कि सटीकता के लिए, अत्यधिक हम लोग को एक्यूरेसी के लिए जो भी हम लोग अल्पतम या सूक्ष्मतम मान को मेजर करते हैं उसके इसमें हम लोग वर्नियर स्केल का उपयोग करते हैं। वही बात बताए भी थे पीछे कि इसमें 0.01 सेंटीमीटर, जिसको 0.1 mm भी बोलते हैं, इतना तक के माप को आसानी से मापा जा सकता है इस स्केल में, वर्नियर स्केल में, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। अगला है कि स्केल ऑफ कॉर्ड्स। तो इसका उपयोग हम पीछे देखें कहाँ उपयोग करते थे, तो एंगल के मेजरमेंट के लिए, कह सकते हैं कोण के मापन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्केल ऑफ कॉर्ड्स का उपयोग एंगल के मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
आप लोग हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।